हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आज हम आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं और ये हमारे एक सब्सक्राइबर की डिमांड है कि सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है और इनमें क्या डिफरेंस होता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कल वाला कॉमर्स का मॉक टेस्ट दिया था तो उसमें भी एक क्वेश्चन आया था और वो मुझे भी उस वक्त बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था, पर आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर मैं उस क्वेश्चन को सही कर पाया और समझ पाया। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर में क्या डिफरेंस होता है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लेके आता हूँ साथ ही साथ, जिससे कॉन्सेप्ट भी कुछ आपका क्लियर हो, नॉलेज भी मिले और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इस मोमेंट पे आपको लगाने चाहिए, तो वो भी मैं आपके सामने ले आता हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ वो आपको टाइमली मिल जाए। और हम लोग टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है, जहाँ पीडीएफ्स और वीडियोस की लिंक मिल जाती है, वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। सक्सेस क्लासेस ऐप भी अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पे, आप उसको भी डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं। और एक ब्लैंक स्लाइड है, ये एक्चुअली मैंने एक नोट्स बनाए थे, तो उसको पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। इसके बाद मैं आपको थ्योरी भी बताऊंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू गिव यू अ आइस ब्रेकिंग सेशन अबाउट द डिफरेंस बिटवीन सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। तो एक लाइन खींच लेते हैं। यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले सैम्पलिंग एरर। अब सैम्पलिंग एरर क्या है? सैम्पलिंग एरर ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब हम सेंसस सर्वे करते हैं, सेंसस सर्वे मतलब पूरे पॉपुलेशन को जब अपन कवर करते हैं, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को अपन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। अपन सोचते हैं कि हम सब चाहते हैं इनफैक्ट कि हम सेंसस सर्वे करें, बट ड्यू टू इट्स कॉस्ट, इंक्रीज इन कॉस्ट, ड्यू टू अ लॉट ऑफ टाइम एंड ड्यू टू नॉन पॉसिबिलिटी, हम उसको नहीं कर पाते। पूरे की पूरी जितनी भी पॉपुलेशन अवेलेबल है हम उसको अपने रिसर्च में इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर हम सैम्पलिंग का सहारा लेते हैं। हम उसमें से कोई एक सैंपल ले लेते हैं, फिर अपन उसके बेसिस पे ये रिसर्च करते हैं कि दिस पर्टिकुलर सैंपल इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। और कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं तो मैं आपको बताता जाता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन इज पैरामीटर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल इज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो बेसिकली सैम्पलिंग एरर होता क्या है? सैम्पलिंग एरर ये होता है कि जब अपन ने पूरी पॉपुलेशन में से एक सैंपल लिया, इसमें आप बताइए क्या गारंटी है कि ये सही रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे पॉपुलेशन को? गलत भी हो सकता है ना, और डिफरेंसेस भी क्रिएट कर सकता है, वेरिएंसेस भी क्रिएट कर सकता है। और जब वो पॉपुलेशन को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता आपका सैंपल, तो जो एरर आता है उसे अपन सैम्पलिंग एरर कहते हैं। सिंपल है ये, ठीक है। उसे अपन क्या बोलते हैं? आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। उसको सैम्पलिंग एरर किसे बोलते हैं? जब डिफरेंस होता है किसके बीच में? पैरामीटर में और जो आपने एस्टिमेट किया है। एस्टिमेट क्या किया है? जो आपने सैंपल वैल्यूज लिए हुए हैं उसमें कोई डिफरेंस आ जाता है तो वो आ जाता है आपका सैम्पलिंग एरर। उसे अपन सैम्पलिंग एरर कहते हैं, ठीक है। अब अगर अपन आगे बढ़ें और इसके बारे में समझें तो सैम्पलिंग एरर जो होता है ये बेसिकली अपन सैंपल सर्वे में यूज कर सकते हैं। दो तरह के सर्वे होते हैं, आपको पता होगा। एक होता है आपका सेंसस सर्वे और एक होता है आपका सैंपल सर्वे। सेंसस सर्वे में क्या होता है? जब अपन पूरी की पूरी पॉपुलेशन लेते हैं तो वो हो जाता है आपका सेंसस सर्वे। और सैंपल सर्वे मीन्स जब अपन उस पॉपुलेशन में से एक सैंपल लेते हैं तो वो बन जाता है आपका सैंपल सर्वे। तो ये क्वेश्चन आया था मॉक टेस्ट में कि क्या सैंपलिंग एरर सेंसस सर्वे में हो सकता है? तो आंसर होगा नो, कंप्लीट नो, नहीं हो सकता। जब आप पूरी पॉपुलेशन को आप कर रहे हो एनालाइज, तो उसमें किसी प्रकार का सैम्पलिंग एरर आने का चांस ही नहीं, बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग अ सैंपल आउट ऑफ पॉपुलेशन, है ना। आप पूरी पॉपुलेशन को एक तरीके से एनालाइज कर रहे हैं। तो सिर्फ सैम्पलिंग एरर जो होता है ये आपका सैंपल सर्वे में आता है, सेंसस सर्वे में नहीं आता, ठीक है। और एक चीज़ और आप समझिए, चाहे आप कोई भी सैम्पलिंग टेक्निक अपना रहे हो, सैम्पलिंग एरर आपका आएगा ही आएगा। इट इज़, वी कैन से, अ काइंड ऑफ अनअवॉइडेबल थिंग, है ना। एक करेक्ट खैर मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आप अपने सैम्पलिंग एरर को रिड्यूस कर सकते हो, पर कुछ एक्सटेंट तक सैम्पलिंग एरर तो आएगा ही आएगा। और किन चीज़ों को आप फोकस कर सकते हो और किन चीज़ों को आप देख सकते हो, उसके बाद आप ये एनालाइज कर सकते हो कि आपका सैम्पलिंग एरर कम हो जाए, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट जो थिंग है दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन ऑर्डर टू रिड्यूस योर सैंपल एरर, बिकॉज सैंपल एरर इज समथिंग विच इज इन बिल्ट और वो आना ही आना है, इसलिए उसको अपन रिड्यूस कर सकते हैं। कंप्लीट वैनिश करना तो अपन सोच नहीं सकते। तो फर्स्ट इज, हम पढ़ चुके हैं स्टैटिस्टिक्स में, इंक्रीज इन
सैम्पल साइज। जब हम सैम्पल साइज को इंक्रीज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा सैम्पलिंग एरर कम हो जाता है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट ये है कि आप जो भी सैंपल ले रहे हो पॉपुलेशन का, आपको कोशिश करना है कि उस पर्टिकुलर सैंपल में फ्लक्चुएशंस कम हो। जितना ज़्यादा फ्लक्चुएशंस उसमें होगा उतना ज़्यादा उसका जो रिजल्ट है वो वेरी करेगा। तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप जो सैंपल ले रहे हो इट शुड बी दी बेस्ट आउट ऑफ ऑल, ठीक है। लेस बेस्ट मतलब क्या पैरामीटर होते हैं सर, बस बेस्ट के, बेस्ट मीन्स दे शुड बी लेस एंड लेस ऑफ फ्लक्चुएशंस इन इट। कम से कम फ्लक्चुएशंस होगा तो आपको एक कंसिस्टेंट, एक रिलायबल रिजल्ट मिल पाएगा जो कि आगे जाकर के वैलिड भी हो सकता है। अब अगर अपन बात करें नेक्स्ट की कि कौन कौन सी चीज़ों को अपने को और फोकस करना है रैदर देन दिस सैम्पल साइज, आपको कोशिश करना है कि जितनी भी आपकी यूनिट्स हैं इट शुड बी होमोजीनियस एज वेल। हिट्रोजीनियस नहीं होना चाहिए, हिट्रोजीनियस होगा तो वो अलग अलग रिजल्ट देगा, है ना। इट शुड बी आइडेंटिकल, मतलब अगर आपने जो सैंपल को छोड़ा है उसको छोड़ने का आपको बिल्कुल भी दुख नहीं होना चाहिए, बिकॉज जो आपने सैंपल लिया है उसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक शामिल है। इज इट क्लियर, ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि अगर आप उसको ले लेते तो आपका रिजल्ट अलग आ जाता, ये वाला जवाब आपका नहीं होना चाहिए, राइट। और नेक्स्ट ये तो आपको बता दिया, फर्स्ट इंक्रीज इन सैंपल, सेकंड इज इट शुड बी योर पॉपुलेशन शुड बी होमोजीनियस, थर्ड इज योर सैम्पलिंग टेक्निक्स। जब अप्लाई कर रहे हो उस पर भी काफ़ी फर्क पड़ता है। अब आप लोगे नॉन प्रोबेबिलिटी, है ना, नॉन रैंडम सैम्पलिंग आप लोगे तो बट नेचुरल है उसका रिजल्ट उतना एक्यूरेट नहीं आएगा जितना आप रैंडम सैम्पलिंग लेकर के आपका आ सकता था। तो टेक्निक्स दैट यू आर यूजिंग, जैसे कि हमने पढ़ा कन्वीनियंस वगैरह, इन सब में क्या होता है, इसमें इन सब में बायसनेस वगैरह आ जाती है। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेक्निक दैट यू आर यूजिंग इन ऑर्डर टू टेक द सैंपल आउट ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये आपको फोकस करना है, ये मैंने आपको बता दिया सैम्पलिंग एरर। इनफैक्ट मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि डिफरेंट सैंपल्स जो होते हैं, जो अलग अलग आप सैंपल ले रहे हो, वो भी अगर आप सपोज आपने डिफरेंट सैंपल्स लिए पॉपुलेशन के, वो भी आइडेंटिकल कंडीशंस में अलग अलग आपको रिजल्ट दे सकते हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मैं आपको समझाता हूँ। सपोज मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, आप सब जानते हो, मैंने बच्चों को पढ़ाया। अब क्या है, सेम पेपर है, सेम टाइम पे एग्ज़ाम हो रहा है, सुबह 9 से लेकर के 12 बजे तक। रिजल्ट जो है वो अलग अलग क्यों आते हैं, है ना। मुझे मेरे जो चेयरमैन सर हैं या जो डायरेक्टर सर हैं, ही वांट्स टू नो कि जो गौरव का परफॉर्मेंस कैसा है। तो एक स्टूडेंट ऐसा है जो कि रेगुलर क्लास में आया है, इंटेलिजेंट है, शार्प माइंड का है, नोट्स बनाए हुए हैं, उसका बट नेचुरल अच्छा परसेंटेज आ जाएगा, अच्छा मार्क्स आएगा, ही इज़ रेगुलर। इन अदर प्रोस्पेक्ट अगर अपन देखें, एक दूसरा स्टूडेंट भी है, वो भी रेगुलर आता है पर उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, है ना। ही यूज टू डे ड्रीम, उसका इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, वो कुछ ना कुछ ख्याली पुलाव या कुछ ना कुछ सोचता रहता है। क्लास में तो वो रहता है पर उसका दिमाग नहीं रहता है, अब उसके मार्क्स कम आ रहे हैं। तो आप ये सोचो कि एक पॉपुलेशन में डिफरेंट सैंपल्स हैं, उनको कंडीशन, एक आइडेंटिकल कंडीशन पे भी उनके रिजल्ट अलग आ रहे हैं। एक के आ रहे हैं 100 में से 90, एक के आ रहे हैं 100 में से 40 मार्क्स। तो ये भी आ सकता है, ये भी आपका सैम्पलिंग एरर के अंदर ही आता है। तो मैंने आपको बता दिया है पूरा मोटा मोटी क्या क्या चीज़ें अपने नोट्स के अकॉर्डिंगली, और आप समझ गए होंगे सैम्पलिंग एरर क्या होता है। सैम्पलिंग एरर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ आप याद रखिएगा, मॉक टेस्ट में आया था इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सैम्पलिंग एरर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका सैंपल सर्वे में आता है। सेंसस सर्वे, एंटायर पॉपुलेशन की अगर आप गणना कर रहे हैं तो उस केस में आपका सैंपल सर्वे नहीं आएगा। अब आ जाते हैं हम नॉन सैम्पलिंग एरर। नॉन सैम्पलिंग एरर जो होता है वो किसी में भी आ सकता है, वो सेंसस में भी आ सकता है, सेंसस सर्वे में भी आ सकता है, और सैंपल सर्वे में भी आ सकता है। बिकॉज यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है वो होती है एट द स्टेज ऑफ डाटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। समझ में आ रहा है ये जो प्रॉब्लम हो रही है नॉन सैम्पलिंग एरर की। सैम्पलिंग एरर मतलब आपका तो अपन बोलें कि सैंपल सर्वे लिया तो वो सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। पर अगर अपन बात करें नॉन सैम्पलिंग एरर की, तो नॉन सैम्पलिंग एरर में क्या हो रहा है, नॉन सैम्पलिंग एरर में बेसिकली आपका जो डाटा कलेक्शन का तरीका है, आपने इन्वेस्टिगेटर को भेजा, अब इन्वेस्टिगेटर को आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं दी, गलत सलत डाटा लेके आ गया, उसका आप एनालिसिस करने बैठे हो, कलेक्शन ही गलत आपने किया हुआ है, तो ऐसी रिसर्च का कोई फायदा नहीं है, इट इज़ टोटली बेसलेस, राइट। तो आपको जब डाटा कलेक्ट कर रहे हो, जब आप उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हो, उस केस में जो एरर्स आते हैं, आपने पॉपुलेशन बिल्कुल सही चूज़ की, आपने सैंपल बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सटीकता के साथ आपने सेलेक्ट किया, पर अनफॉर्चुनेटली डाटा कलेक्शन की जो टेक्निक्स थी, प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग की जो टेक्निक्स थी वो आपकी सही नहीं हुई, तो वो हो गया आपका सैम्पलिंग एरर, ठीक है। तो यहाँ पे अपन अगर बोलें तो जो आपका नॉन सैम्पलिंग एरर होता है वो सैंपल सर्वे में भी आ सकता है और सेंसस सर्वे में भी आ सकता है, और ये मॉक में आ चुका है।
ठीक है। तो इसके अलावा नॉन सैम्पलिंग एरर आप सुनो, मैंने वैसे एक सैम्पलिंग नॉन सैम्पलिंग एरर के ऊपर एक वीडियो भी बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं। इसको अपन रिस्पॉन्स एरर भी बोलते हैं। नॉन सैम्पलिंग एरर को अपन रिस्पॉन्स एरर भी बोलते हैं। ये आइडेंटिकल वर्ड्स आप याद रखो। प्रेस्टीज एरर भी बोलते हैं, नॉन रिस्पॉन्स एरर भी बोलते हैं, और पब्लिकेशन एरर भी बोलते हैं। रिस्पॉन्स एरर, प्रेस्टीज एरर, नॉन रिस्पॉन्स एरर, पब्लिकेशन एरर, दीज ऑल आर दी अनदर नेम्स ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर्स। इसमें आपने कहाँ प्रॉब्लम आती है, इसमें एरर्स आते हैं बिकॉज आपकी सर्वे की जो प्लानिंग है वो अप्रोप्रिएट नहीं थी। आप जो सही तरीके से अपने इन्वेस्टिगेटर्स को ट्रेन नहीं कर पाए, आपने जो रिस्पॉन्डेंट से रिस्पॉन्स लिए उसको आप सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाए, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं आपकी नॉन सैम्पलिंग एरर में। अब क्या करना चाहिए सर, प्रॉब्लम्स तो बहुत बता दी, अब सॉल्यूशन भी बताइए। अब इसमें क्या है, आपको क्वालिफाइड, ट्रेंड, एक्सपीरियंस्ड पर्सनल रखने हैं, इन्वेस्टिगेटर्स रखने हैं जो कि सही तरीके से डाटा कलेक्ट करें और आगे जा कर के एन्यूमरेटर मीन्स जो काउंटिंग वगैरह करे वो भी सही तरीके से करे। सुपरविजन आपका अच्छा होना चाहिए, इट शुड बी एफिशिएंट। जो भी आप सुपरवाइज कर रहे हो या है ना, जो भी सुपरवाइज कर रहा है डाटा कलेक्शन की टेक्निक्स को, डाटा प्रोसेसिंग को टेक्निक्स को, इट शुड बी एफिशिएंट। यू शुड टेक बेटर इक्विपमेंट्स। अच्छी सैम्पलिंग टेक्निक्स आप यूज़ तो कर रहे हो, पर उसके जो इक्विपमेंट्स आप यूज़ कर रहे हो डाटा कलेक्शन, जैसे है ना, जैसे आप कह सकते हो क्वेश्चनेयर आप यूज़ कर रहे हो, उसकी ड्राफ्टिंग सही होनी चाहिए। ये सब चीज़ें भी आपकी आ जाती हैं किसके अंदर, नॉन सैम्पलिंग एरर, है ना। क्वेश्चनेयर ही इनएप्रोप्रिएट है, क्वेश्चन उतना स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है जितना होना चाहिए था, तो ये सब लेके आता है आपका नॉन सैम्पलिंग एरर। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर के बारे में। और आपको पूरी कोशिश करनी है कि इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा। इसको रिड्यूस करने के लिए आपको मैंने बताया कि क्वालिफाइड इन्वेस्टिगेटर्स आप रखो, बेटर सुपरविजन करो, एफिशिएंट सुपरविजन करो, और बेटर इक्विपमेंट्स इफ यू विल इनकॉर्पोरेट, देन इन दैट केस योर नॉन सैम्पलिंग एरर कैन बी रिड्यूस्ड। ठीक है, तो सैम्पलिंग एरर क्या है, सैम्पलिंग एरर मतलब आपका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पॉपुलेशन का, और नॉन सैम्पलिंग एरर मतलब डाटा कलेक्शन, डाटा प्रोसेसिंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो इन्वेस्टिगेटर्स के लेवल पे हो, चाहे वो सुपरविजन के लेवल पे हो, या आपके जो इक्विपमेंट्स आपने जो डाटा कलेक्शन के यूज़ किए हैं वो आपके इनएप्रोप्रिएट हैं, उतने ज़्यादा स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में पूरा का पूरा बता दिया सैम्पलिंग एरर। तो ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज यहाँ हम बैठे हैं आपको समझाने के लिए, तो ये पढ़ लीजिएगा आप अपने एंड से इसको, और ये सब लिखा हुआ है, बल्कि इससे ज़्यादा ही मैंने आपको समझा दिया है। चलिए आ जाते हैं अब अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दिस इज ऑफ दिसंबर 2009। आंसर करिए। A null hypothesis is when there is no difference between the variables, the same as research hypothesis, subjective in nature, या फिर डी इसका आंसर हो सकता है when there is difference between the variables। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, एक चीज याद रख लीजिए जो मैंने याद किया है, नल हाइपोथेसिस मीन्स आइडेंटिकल, है ना, आइडेंटिकल होता है। देयर इज यू नो द वेरिएबल्स आर आइडेंटिकल इन ईच अदर, मीन्स देयर इज नो डिफरेंस। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, दैट इज व्हेन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल। और जब आइडेंटिकल नहीं है तो वो बन जाएगा आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस मींस आइडेंटिकल हैं, दोनों एक दूसरे से हम शक्ल हैं, मिलते जुलते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है वेरिएबल्स के बीच में, तो वो हो जाएगा नल हाइपोथेसिस। या मैंने आपको जब जेड टेस्ट, टी टेस्ट और काय स्क्वायर की आपकी वीडियो बताई तब भी मैंने आपको बताया था कहाँ हम इज इक्वल्स टू और कहाँ पे हम यू नो नॉट इज इक्वल्स टू यूज करते हैं। तो व्हेन देयर इज बोथ आर इक्वल, मीन्स जब इक्वल का साइन होगा तो वो हो जाएगा आपका नल, और जब नॉट इक्वल का साइन होगा वो हो जाएगा आपका ऑल्टरनेटिव। तो ये डी, अगर ऑल्टरनेटिव ऊपर होता तो डी आंसर होता। चलिए आगे। द रिसर्च विच इज एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट्स थ्रू द स्टडी ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल, माइथोलॉजिकल या कंटेंट एनालिसिस। क्या आंसर हो सकता है इसका, पास्ट से समझ गए होंगे हम लोग, ठीक है। इट इज हिस्टोरिकल रिसर्च। अपन फिलोसफिकल, माइथोलॉजिकल, कंटेंट एनालिसिस, ये तीनों के तीनों भी आपका एक तरीके से क्वालिटेटिव होते हैं। कंटेंट एनालिसिस ये सब तो आप पढ़ चुके हो, फिलोसफिकल वगैरह, और माइथोलॉजिकल भी हम लोग देखा है, इट इज रिलेटेड टू माइथोलॉजी, और ये जो पुराना होता है, पुरानी चीज़ें जो होती हैं उनसे रिलेटेड होता है। पर इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इसका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का है हिस्टोरिकल रिसर्च। मीन्स इट मीन्स हम एक्सप्लोर करते हैं न्यू फैक्ट्स, पास डाटा, जैसे मम्मी वगैरह का अपन लोगों ने एग्जांपल समझा हुआ है, ठीक है। तो कंटेंट एनालिसिस में आपको बताऊंगा आगे भी, जो है कंटेंट एनालिसिस एक जगह आएगा तो वो दोनों सर्व हो जाएंगे, इसलिए अभी इसका आंसर समझ लीजिए। द रिसर्च दैट इज एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट्स थ्रू द स्टडी ऑफ द पास्ट इज हिस्टोरिकल रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या होता है, ये तो जगत प्रश्न है और इसके जगत
आंसर्स भी हैं। क्या होगा इसमें, टाइम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है। इमीडिएट प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व कर रहे हो तो वो हो जाएगा आपका एक्शन रिसर्च। चलिए आ जाते हैं अपन अब फोर्थ पे। द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में किसकी ज़रूरत नहीं होती है? ऑब्जर्वेशन की, मैनिपुलेशन की, कंट्रोलिंग की या कंटेंट एनालिसिस की। अभी मैंने आपको बोला है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, क्या होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च? क्वांटिटेटिव। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि इसमें से आपको कौन सा क्वालिटेटिव नज़र आ रहा है? डी, कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस क्या होता है? कंटेंट एनालिसिस एक रिसर्च की टेक्निक है जिसमें जो न्यूज़पेपर्स हो गए, जो मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है ना, उसको अपन एनालाइज करते हैं, है ना, उसके बारे में अपन समझते हैं और उसको स्टडी करते हैं, अपन कह सकते हैं, है ना, सब्जेक्टिव और तरीके से, राइट। तो कंटेंट एनालिसिस क्या है? कंटेंट एनालिसिस इज बेसिकली इट्स बेसिकली अ रिसर्च टेक्निक इन विच व्हाट वी आर डूइंग, इन विच वट एवर मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन आर देयर, वेदर इट इज अ जर्नल और बुक और न्यूज़पेपर, वो सब उसके अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट होता है, उसको अपन एनालाइज करते हैं, तो वो बन जाता है आपका कंटेंट एनालिसिस। चलिए आ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज मैनिपुलेशन इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ। मैनिपुलेशन जो हम लोगों ने पढ़ा था, रैंडमनेस, कंट्रोल, मैनिपुलेशन, ये जो हम लोगों ने पढ़ा है, ये किस चीज़ का पार्ट है? मैनिपुलेशन, तो ये हम सब जानते हैं ये पार्ट है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर हम कॉज एंड इफेक्ट जो है देखते हैं, हम मैनिपुलेट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और फिर उसका इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे, और हम रैंडमली लेते हैं वेरिएबल्स, एज वेल एज हम एक्सटर्नल जो भी है उसको अपन, एक्सटर्नल जो भी फैक्टर्स होते हैं जो हमारे रिजल्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको अपन एक तरीके से कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्या हो सकता है इसका आंसर? विच कोरिलेशन कोएफिशिएंट बेस्ट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस? कौन सा जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है वो क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, मतलब जो भी हम लोगों ने पॉजिटिव और हाईएस्ट और ये सब पढ़ा है, इसमें से क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस, ये जो दो वेरिएबल्स हैं, इनको इसमें कौन सा कोरिलेशन कोएफिशिएंट अपन कह सकते हैं होता है? इसमें होता है आपका हाईएस्ट, है ना, कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है, और हाईएस्ट होता है आपका 1, क्योंकि यहाँ पे जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो होता है ये कितने से कितने तक वेरी करता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? कोरिलेशन कोएफिशिएंट वेरीज फ्रॉम, इट वेरीज फ्रॉम -1 to +1, राइट। तो +1 है, मतलब हाईएस्ट कोरिलेशन होता है इसमें, और इन दी सेम वे जैसे क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच में अपन हाईएस्ट जो है देखते हैं कोरिलेशन, ठीक है। सो दिस वाज द वीडियो जिसमें हम लोग ने डिस्कस किया सैम्पलिंग एरर्स एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स। और सैम्पलिंग एरर्स मैंने आपको डिटेल में अपनी लैंग्वेज में बताया, और नॉन सैम्पलिंग एरर भी हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसमें हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी कि सैम्पलिंग एरर जो होता है, ये क्योंकि आ चुका है कई बार तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि सैम्पलिंग एरर में बेसिकली क्या होता है। सैम्पलिंग एरर में हम लोग जो है पॉपुलेशन में से एक सैम्पल लेते हैं, और जब वो रिप्रेजेंटेटिव एज अ रिप्रेजेंटेटिव अपन उसको लेते हैं, और उसमें फिर उतना रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन को वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, तो वो हो जाता है सैम्पलिंग एरर। और जब डाटा कलेक्शन, डाटा प्रोसेसिंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो हो जाता है आपका एक तरीके से नॉन सैम्पलिंग एरर। आई होप आपको ये वीडियो में नॉलेज मिली होगी, और अगर पसंद आया हो तो इसको शेयर करिएगा जिससे ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और उनकी भी नॉलेज एनहांस हो सके। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।